हेलो फ्रेंड्स, ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा। इसमें विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, तीन प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने संयोजन अभिक्रिया देख ली, वियोजन अभिक्रिया देख ली। उससे पहले हमने देखा था किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, और उससे पहले जो पहला लेक्चर था उसमें देखा था हमने कि जो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार से हम परिभाषा वगैरह है, जो शब्दावली है, उनको देखा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। विस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले क्या है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भाई? अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है, उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है Fe है, उसको जब आयरन को किस में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना साल्ट बना लेता है FeSO4 का। ठीक है, और कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। यानी कि इसके लिए जो हमने नीचे डायग्राम बनाया है, प्रयोग दे रखा है, उसमें क्या किया कि एक परखनली के अंदर लोहे की कील को लटकाया और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। ठीक है, तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, जो लोहे की कील है उस पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। कुछ समय बाद में लोहे की कील पर किसकी परत जम जाती है? भूरे रंग की परत जम जाती है। वो किसकी जम जाती है भाई? कॉपर की जम जाती है। उसके बाद में कॉपर सल्फेट के नीले रंग का जो विलयन है उसका रंग हरा हो जाता है। पहले किस कलर का था कॉपर सल्फेट का विलयन? नीले रंग का। अब कौन से कलर का हो गया? हरे रंग का। तो ये किसको डिनोट करता है, किसको प्रदर्शित करता है कि FeSO4 का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है? FeSO4 का निर्माण हो चुका है। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम जिंक को किस में डालते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट है उस विलयन से जिंक उसको विस्थापित कर देता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी कि जिंक क्या करता है, जो कॉपर धातु है उसको विस्थापित कर देता है और किसका निर्माण करता है? जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, और साथ में कॉपर का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिंक क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, जो अभिकारक हैं उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के मध्य किसका आदान प्रदान होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाया जाता है तो जो सोडियम सल्फेट है उसका धनायन वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, वो किसकी तरफ जाएगा? बेरियम क्लोराइड के नेगेटिव पार्ट की तरफ। जबकि बेरियम क्लोराइड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो सोडियम सल्फेट के नेगेटिव आयन से जाके जुड़ेगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट BaSO4, साथ में NaCl का निर्माण करेंगे सोडियम क्लोराइड का। तो हम कह सकते हैं कि जो बेरियम सल्फेट है उसका एक सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट का क्या होता है भाई? सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट है उसका अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया के पार्ट हैं। जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर बात यह है कि उपचयन किसे कहते हैं तथा अपचयन किसे कहते हैं। तो उपचयन कहा जाता है ऑक्सीडेशन को, या हम हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोल देंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा? दो बात होगी, या तो एक कंडीशन तो हो सकती है ऑक्सीजन में क्या हो सकती है भाई? ऑक्सीजन के अंदर क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और यह क्या हो सकती है? हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन की या तो कमी हो जाएगी या ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। दोनों ही कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो CO2 का निर्माण हुआ, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे कॉपर की अभिक्रिया हमने करवाई ऑक्सीजन से और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है भाई? उपचयन अभिक्रिया। क्यों भाई? कॉपर के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। ठीक है,
और इसके बाद में ये एग्जाम्पल दे रखा है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया हमने करवाई H2 से करवाई, तो बना क्या, कॉपर प्लस H2O का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन की कमी हुई है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुई है, ऑक्सीजन की कमी, और कॉपर में बदल गया है। जबकि हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ के H2O का निर्माण करता है। तो जो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है उसकी जस्ट अपोजिट होती है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, कंडीशन वही है सेम, कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, जबकि अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास। दूसरी कंडीशन, उपचयन या ऑक्सीकरण में क्या थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, जबकि अपचयन में क्या होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जस्ट अपोजिट होगा उपचयन अपचयन का, ठीक है। तो अपचयन की कंडीशन पहले तो होगी ऑक्सीजन का ह्रास, और दूसरी होगी हाइड्रोजन की वृद्धि, दोनों में एक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको देखते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया हमने H2 से करवाई। यहाँ पर देखना, कॉपर ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब कौन सी अभिक्रिया भाई, अपचयन अभिक्रिया है। तो अपचयन हो रहा है यहाँ पर किसका भाई, कॉपर ऑक्साइड का, और किस में बदल रहा है, कॉपर में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो H2 है, H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है भाई, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो रहा है भाई, अपचयित हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित होकर जल का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है भाई, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल का निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों क्या हो रहे हैं भाई, साथ साथ हो रहे हैं। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी अलग से डेफिनेशन भी दी गई है रेडॉक्स अभिक्रिया की, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वही एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने H2 से करवाई, तो कॉपर का अवक्षय प्राप्त हुआ और H2O का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो H2 है, हाइड्रोजन है, इसका उपचयन हुआ किस में भाई, किस में बदला, जल का निर्माण किया, H2O का निर्माण किया। जबकि कॉपर ऑक्साइड है उसका अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, और वो किसका निर्माण करेगा, कॉपर का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट हम जो वीडियो आएगा उसमें चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, संक्षारण और विकृत गंधिता, उसको देखने वाले हैं, ठीक है।